नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका एलियस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। इतिहास की बात करें तो जहाँ संपूर्ण इतिहास में राजनीति और राजतंत्र सदैव रक्त रंजित रहा है, वहाँ ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे जहाँ जनता ने स्वयं ही अयोग्य शासक को गद्दी से हटा दिया हो और किसी योग्य व्यक्ति को राजा बनाया हो। 412 ईसा पूर्व में मगध में जनता ने ऐसा ही किया था। बिंबिसार और अजातशत्रु के महान वंश के अयोग्य शासक नागदशक को राज्यच्युत करके उन्होंने एक योग्य अमात्य शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया और मगध में एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश इतिहास में वर्णित नागवंश से ही संबंधित है। महावंश टीका के अनुसार शिशुनाग लिच्छवी के राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न संतान था। यद्यपि पुराणों ने उसे क्षत्रिय माना है, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करें तो पुराणों का कथन अधिक उचित प्रतीत होता है। यदि शिशुनाग वेश्या पुत्र होता तो तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग कभी उसे राजा नहीं बनाते। पुराणों का वर्णन देखिए। 5 प्रद्योत पुत्र 138 वर्षों तक शासन करेंगे। उन सबको मारकर शिशुनाग राजा होगा और अपने पुत्र को राजा बनाकर वह वाराणसी को प्रस्थान करेगा। शिशुनाग ने संभवतः अवंती पर विजय नागदशक के काल में ही प्राप्त कर ली थी। तत्पश्चात मगध की जनता ने उसे मगध के पितृहंता वंश से त्रस्त आकर शासक बना दिया। चलिए अब हम शिशुनाग की उपलब्धियों को देखते हैं। अवंती के प्रद्योतों पर विजय के साथ ही मगध की सीमा पश्चिमी मालवा तक पहुंच गई। इसके साथ ही मगध ने वत्स को अपने राज्य में मिला लिया और उत्तर प्रदेश का एक विशाल भूखंड भी मगध में सम्मिलित हो गया। इतिहासकार भंडारकर की माने तो संभवतः कौशल भी अब मगध का ही हिस्सा था। इस प्रकार अगर हम देखें तो उत्तरी भारत में मगध का कोई भी प्रतिद्वंदी शेष नहीं था। अवंती पर विजय के साथ ही व्यापारिक दृष्टि से ये मगध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया था। अब मगध के व्यापार के नए मार्ग खुल चुके थे। शिशुनाग ने गिरिव्रज के बाद वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। संभव है कि ऐसा इसने इसलिए किया था ताकि लिच्छवियों पर नियंत्रण रखा जा सके। वैशाली शिशुनाग की दूसरी राजधानी थी जो बाद में प्रधान राजधानी बनी। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग का पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। इसने मगध की राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। कालांतर में यह मगध की राजधानी बना रहा। कालाशोक के शासन काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया जो स्थाविर और महासंघिक के नाम से जाने गए। परंपरागत नियमों को मानने वाले बौद्ध स्थाविर कहलाए और नवीन परिवर्तनों को स्वीकार करने वाले और समाविष्ट करने वाले बौद्ध महासंघिक कहलाए। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के अनुसार राजधानी के निकट घूमते समय एक व्यक्ति द्वारा कालाशोक की हत्या गले में छुरा भोंक कर की जाती है। जिस व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या की वो कोई और नहीं अपितु नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद ही था। महाबोधि वंश के विवरणों को अगर देखते हैं तो कालाशोक के 10 पुत्र थे और इन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक मगध पर राज्य किया था, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नंदीवर्मन था। पुराणों के अनुसार नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था जिसका उत्तराधिकारी महानंदिन था। मिस्टर गैगर के अनुसार नंदीवर्धन और महानंदिन दोनों एक ही थे। इस प्रकार महानंदिन अथवा नंदीवर्धन शिशुनाग वंश अथवा नागवंश का अंतिम शासक था।
इस वंश के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा वंश था जिसने मगध के भूभाग को इतना विस्तृत किया कि अवंती जैसा महाशक्तिशाली राज्य भी इसने जीत लिया और मगध में मिला लिया। उसके बावजूद यह राजवंश जिसने कि अवंती, वत्स और कौशल जैसे राज्यों को अपने राज्य में मिलाया और मगध को एक विशाल क्षेत्र तक पहुंचा दिया, तब उसके बाद भी ये राजवंश इतिहास में सदैव उपेक्षा का शिकार रहा। सोचिए क्या कारण था कि इस राजवंश को इतनी उपेक्षा दी गई, इसे वह महत्व नहीं मिला जिसका ये अधिकारी था। क्यों इतिहास की पाठ्य पुस्तकें इसे वह स्थान नहीं प्रदान कर पाईं जिसका ये वंश अधिकारी है। इस विषय को सोचिएगा ज़रूर, विचार ज़रूर करिएगा। हमारे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नंद वंश के बारे में। तो हमारे अगले वीडियो तक हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।